औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टैटिक्स का है 301। इसका लेक्चर नंबर 1 है, ये मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्टैटिक्स? Statistics is a science that helps us collect, organize, analyze and understand numbers or data and make decisions based on them। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक्स हमारे पास है क्या, एक है जिसमें हम एक जो साइंस है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मदद लेते हैं कलेक्शंस के ज़रिए, अपने एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नंबर्स वगैरह होते हैं, डाटा होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं उस पर, और उसकी बुनियाद पर फिर हम आगे फैसले लेते होते हैं। जैसे इजी एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज अ टीचर वांट्स टू नो एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। मतलब अब टीचर चाहता है कि वो अपनी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है उनको कैलकुलेट करे, ठीक है। तो शी कैलकुलेट्स स्टूडेंट्स मार्क्स डाटा, मतलब वो डाटा स्टूडेंट मार्क्स, वो डाटा होगा हमारे पास, स्टूडेंट के जो जितने भी मार्क्स आए हैं वो हमारे पास क्या होगा, डाटा होगा। कैलकुलेट्स एवरेज, उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा एंड मेक्स अ डिसीजन, और फिर उस पर फैसला लेगा, ठीक है, कि ये वाले जो है एवरेज है, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज स्टैटिक्स, ठीक है। मतलब वो चीज़ है कि पहले उन्होंने चाह के, एक टीचर को ने चाह के वो एवरेज जो है मार्क्स जो वो चाहती है अपनी क्लास के एवरेज मार्क्स जानना चाहती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। डाटा क्या था हमारे पास, स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है ओवरऑल, ठीक है, पूरी क्लास के, उसको कलेक्ट किया, ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास फिर फैसला आ गया, ठीक है। तो ये है स्टैटिक्स, ठीक है। अब डाटा क्या है हमारे पास, डाटा एनी इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स, मतलब वो वाली जो हम किसी मेजरमेंट के ज़रिए माप तोल के, मतलब के, और या कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वो ऑब्जर्वेशन के बाद होगी, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ रोड, ये भी ऑब्जर्वेशन है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक रोड से कितनी कार जो है वो पास हुई हैं, ठीक है। डेली टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर हो गया, ये मेजरमेंट के जरिए होगा। येस और नो आंसर इन आ सर्वे, ठीक है, किसी भी सर्वे में आप कोई सर्वे करते हैं और फिर उसका आंसर आपने देना होता है येस और नो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, एन ऑब्जर्वेशन इज अ सिंगल पीस ऑफ डाटा रिकॉर्डेड, ठीक है। मतलब वो एक सिंगल पीस ऑफ डाटा होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड की फॉर्म में मौजूद होता है और जो हम ऑब्जर्व करके हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ यू नोट दी हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मतलब अब 5 स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है। तो ये उन्होंने हाइट बता दी है, ठीक है। अब ईच नंबर, ये नंबर ये है, ठीक है। तो वो जो हम कर रहे हैं वो ये जो है ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये माप नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पहले से ऑलरेडी उनकी हाइट तय है, हम उसको माप नहीं रहे हैं, हम बस उसकी हाइट हमने लिखी है या उनसे पूछी है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, ये मापना नहीं होगा, मेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल। डेफिनेशन, अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब वेरिएबल वो होता है हमारे पास कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, वो होता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का ध्यान रखिए कि हर जगह वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि वेरिएबल है क्या, ठीक है। तो वेरिएबल वो है जो ऐसी खसूसियात हैं जो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे हाइट इज़ अ वेरिएबल, अब हाइट है, अब हमारी हाइट और होगी, आपकी हाइट और है, किसी और की और है, मतलब हर एक की अलग अलग अपनी अपनी हाइट है ना, ठीक है। एज इज़ अ वेरिएबल, एज भी वेरिएबल है, अब हर एक की डिफरेंट एज है, किसी की मतलब कोई क्लियर ठीक है सेम हो सकती है, लेकिन अगर हर शख्स की जो है वो अपनी एक अलग एज होती है, ठीक है। वेट इज़ अ वेरिएबल, वेट भी वेरिएबल है, हर एक का डिफरेंट होता है, चीज़ों का डिफरेंट होता है, हर चीज़ का अपना अपना अलग वेट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स की टाइप्स है हमारे पास। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है जो नंबर्स की बुनियाद पर होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव होता है क्वालिटी, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जैसे क्वालिटी उसकी जो खसूसियत होती है, ठीक है। ये है जो हम क्वांटिटेटिव होता है जो हम नंबर्स की बुनियाद पर करते हैं, ठीक है, नंबर्स की बुनियाद पर। और इसमें आ जाता है वेट, जैसे 60 किलोग्राम हो गया, ठीक है। फिर मार्क्स आ गया हमारे पास, ठीक है, एज आ गई, ठीक है। तो ये मेजर्ड है, ये इन नंबर हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, इन नंबर्स क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव है वेरिएबल हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे वैल्यूज, सॉरी क्वालिटीज़ वगैरह, ठीक है।
उसमें हमारे पास जैसे जेंडर है मेल और फीमेल, आई कलर है ब्राउन ब्लू, हमारे पास मार्शल स्टेट आ गई यानी मैरिड और सिंगल, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास एक क्वालिटी है, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट टेक्स होल नंबर ओनली, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो, डेसिमल नहीं होते हैं। डेसिमल जैसे ये 2.5 जैसे पॉइंट में चला जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल उसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। जैसे रूम है तो 1 2 3 होंगे, स्टूडेंट्स होंगे तो वो हमारे पास 25 होंगे, 30 होंगे, 100 होंगे, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि 100.15 है या 100.25 है, मतलब इस तरह नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू कैन नॉट हैव 2.7 चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे 2.7, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर जो होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए वेरिएबल डैट कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल भी होंगे और सारे ओवरऑल मौजूद होंगे, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे, मतलब ओवरऑल कोई भी वैल्यू इसमें मौजूद हो सकती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई है, ठीक है, रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है मेजरमेंट स्केल्स, अब मेजरमेंट स्केल्स आ गए हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास नॉमिनल स्केल, ठीक है, ओनली नेम्स और कैटेगरीज, ठीक है, नो ऑर्डर, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई नेम होता है या कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है नॉमिनल स्केल, ठीक है। जैसे जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, हेयर कलर है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये नॉमिनल स्केल में आ जाएगा। ऑर्डिनल स्केल हमारे पास है कैटेगरीज विद ऑर्डर, कैटेगरीज तो होंगी लेकिन ऑर्डर के साथ। जैसे हमारे पास हम ये ग्रेड्स हैं ABC, ग्रेड सबसे पहले A होता है, क्या कह लें A+, फिर A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, ठीक है, तो ग्रेड एक ऑर्डर के साथ है, ठीक है। रेटिंग देनी होती है तो एक्सीलेंट, गुड, फेयर, ठीक है, तो ये भी एक ऑर्डर के साथ है, ठीक है। बट डिफरेंस आर नॉट मीनफुल, A-B इज इक्वल नॉट एन, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस होता है कोई ख़ास, जैसे ग्रेड्स में यहाँ पे डिफरेंस हो गया और रेटिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक्सीलेंट बोल रहे हैं, गुड बोल रहे हैं, फेयर बोल रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा वाला डिफरेंस नहीं होता जैसे गुड और बैड में डिफरेंस है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा, फेयर भी वही बात होगी, गुड भी वही बात होगी, एक्सीलेंट भी वही बात होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटरवल स्केल, हैज़ इक्वल डिफरेंस बट नो ट्रू ज़ीरो, ठीक है, मतलब उनका जो आपस में डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उनका जो ट्रू और ज़ीरो, हम एग्जांपल से समझते, जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, 20 सेल्सियस हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है, सेम डिफरेंस एज 10, मतलब 10 का इनमें डिफरेंस आ गया, जैसे 10 to 20 और ये 20 to 30 है, ठीक है, लेकिन ये जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो नहीं है, डिफरेंस है लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है, तकरीबन इक्वल में ही आ जाता है, ठीक है, और ज़ीरो तो नहीं है, तो ये है इंटरवल स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल हैज़ इक्वल डिफरेंस एंड टू 0 पॉइंट, सो रेशियो मेक्स सेंस, ठीक है। अब इसमें जो रेशियो वो सेंस बना रही है, जैसे वेट है वो ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है, नो वेट। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस अपने लिहाज से होगा, मनी जो है वो मनी अपने लिहाज से होगी, ठीक है। तो 20 किलोग्राम इज ट्वाइस 10 किलोग्राम, रेशियो मीनिंगफुल, ठीक है। इसमें अब जो 10 होगा वो हमारे पास 10 जो है वो ट्वाइस हो जाएगा तो वो 20 बनेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो स्केल के लिहाज से मीनिंगफुल होगा, ठीक है, मतलब कि इन दोनों में इक्वल डिफरेंस होता है, लेकिन जो ज़ीरो है, 5 का जो पॉइंट है ना, ट्रू ज़ीरो पॉइंट, वो बहुत मीनिंगफुल होता है, ठीक है, रेशियो स्केल में। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, अब उन जो मेजरमेंट हमने जो ऊपर देखी हैं, स्केल्स देखे हैं, अब उनमें एरर जो आते हैं वो आ गए। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो एरर आता है वो क्या है, मेजर्ड वेट इज इक्वल 60 किलोग्राम, ट्रू वेट बिटवीन 59.5 एंड 60.5, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास ±0.5, ठीक है। देखिए मेजर्ड वेट तो हमारे पास 60 था, ठीक है, ठीक है, तो ट्रू वेट हमारे पास 60 किलोग्राम था ना, 60, ठीक है, तो उसमें जब एरर आने लगा तो देखिए यहाँ पे 59 to 5 भी हो सकता है,
0.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 0.5 का जो है वो एरर आ गया, ठीक है। 0.5 का जो हमारे पास वो एब्सोल्यूट एरर आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना, तो ऊपर हमने देखा, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे जो एब्सोल्यूट 0.5 था, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसकी ट्रू वैल्यू पे, ठीक है। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। It shows how large the error is compared to the true value if it is often expressed as a decimal or a percentage, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस्ड एरर, ऑलवेज टू हाई और टू लो, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब ये बेस्ड एरर जो है उसको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है, अ पर्टिकुलर स्केल ऑलवेज एड्स +1 किलोग्राम टू द रियल वेट, ठीक है। मतलब जब हम वेट कर रहे थे हर एक के बाद वो प्लस एक ऐड करता जाता है, +1 किलोग्राम +1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये है बेस्ड एरर। रैंडम एरर, एरर डेट समटाइम्स इंक्रीजेज समटाइम्स डिक्रीजेज, तो ये कैंसल्स आउट ओवर टाइम, ठीक है। मतलब वो उसको कैंसल्स जो हमारे पास टाइम उसको ओवर कर देता है, ठीक है। मतलब रैंडम होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो वो वाला स्केल शोज 59.8 समटाइम्स एंड 60.2 समटाइम्स, ठीक है। कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 हमारे पास डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन मीन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च और एनालिसिस, मतलब वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। वाई वी कलेक्ट डाटा टू फाइंड एवरेज, टू मेक डिसीजंस, टू कंपेयर ग्रुप्स, टू फाइंड पैटर्न्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, टेलीफोन, ऑनलाइन सर्वे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जिनका जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो इंटरव्यू लेते हैं उनका यही मकसद होता है ना, हमारा मतलब डाटा कलेक्ट ही करते हैं वो कि कैसा इंसान है, किस तरह का, ठीक है, सारा। और क्वेश्चनरी यानी कि हम क्वेश्चंस के ज़रिए क्वेश्चंस किए जाते हैं, वैसे बैठे क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं तो उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह टेलीफोन या ऑनलाइन सर्वे वगैरह के ज़रिए भी होता है, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन है हमारे पास द इंटायर ग्रुप अबाउट विच यू वांट इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो सारा ग्रुप जिसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ऑल कॉर्स इन लाहौर, ऑल पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉपुलेशन। सैंपल है हमारे पास अ सैम्पल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी, मतलब एक ऐसा खास सैंपल जिसको हम स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में से एक कोई खास पार्ट, ठीक है। मतलब जैसे आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से आप किसी खास स्टूडेंट्स को चुन लेते हैं किसी खास शहर के, या आप जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिए, पॉपुलेशन इज इक्वल 10,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सैम्पल होगा हमारे पास 200 स्टूडेंट ने सिलेक्ट फॉर सर्वे, ठीक है। मतलब हमने उनको सिलेक्ट कर लिया है 10,000 में से 200 को हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो वो क्या होगा हमारे पास सैंपल होगा, ठीक है। सैंपल इज यूज्ड बिकॉज स्टडिंग द होल पॉपुलेशन इज डिफिकल्ट, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। मतलब हमने पूरे के पूरे जैसे 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनको सर्वे करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली यानी महंगा भी है हमारे लिए, और टाइम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सैंपल बना लें, सैंपल बना के अलग अलग उन्हें बांट लें और फिर सर्वे, तो वो हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप 200 स्टूडेंट्स को सर्वे कर लेंगे तो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मज़ीद अगर आप सारा का भी लेने चाहें ना, लेकिन तो और आप अलग अलग कर लें, उनका ग्रुप्स बना के उन्हें सर्वे करें, तो वो और भी ईजी हो जाएगा, बजाय इसके आप 300 स्टूडेंट्स को इकट्ठा बुलाएं और या उनके इकट्ठों को बुला के और सबका सर्वे, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग वो इस तरह से कह रहे हैं कि ये आसान और इजी मेथड है और सस्ता भी, यानी मुफीद भी है। अच्छा, सैम्पलिंग यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे पहले हमने बात की। ये इसके अब बेनिफिट्स जो इसकी जो ज़रूरत वो यहाँ पे बता रहे हैं। सेव टाइम, सेव मनी, इजी टू मैनेज, स्टिल गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। मतलब
एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए भी कभी कभी सैम्पलिंग होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि 10,000 में इसको अब हर एक की ना बात सुनी जाएगी ना कुछ, लेकिन अगर आप वही ग्रुप्स बनाकर जैसे 2,200 का ग्रुप्स बनाकर आप उनके क्वेश्चन लिए जाएं तो वो आप उनके अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छा आ पाएगा, यानी उनके क्वेश्चंस का भी आपको अंदाज़ा हो पाएगा और हर एक का अपना जो सवाल होगा उसका आप जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, रियल एग्जाम्पल है टू फाइंड एवरेज इनकम इन अ सिटी, यू डोंट आस्क एवरी पर्सन, यू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 500 पीपल। मतलब अगर आप इनकम जानना चाहते हैं कि एवरेज इनकम क्या है एक सिटी में, तो आप हर शख्स को पकड़ पकड़ कर उससे इनकम पूछने या वो करने के बजाय 500 पीपल का सेट लेंगे और सैम्पल लेंगे और आप कर लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, SRS, एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, मतलब जिसमें हमारे पास हर एक को चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। ठीक है, जैसे राइट 100 नेम्स ऑन स्लिप, मिक्स पिक 10 रैंडमली। ठीक है, एवरीवन हैड द सेम चांस टू बी सिलेक्टेड, मतलब 100 नेम्स हैं आपके पास। ठीक है, उसमें से आपने उनसे मिक्स कर दिया और फिर आप 10 उठाते जाए, 10 पहले उठाए फिर 10 बाद में फिर 10 आगे नेक्स्ट, इस तरह उठाते जाए तो वो सबकी इक्वली चांस भी सबको आ जाएगा। ठीक है, रैंडमली भी आप उसे कर देंगे तो ठीक है, और तो वो इक्वली उसका चांस सबको मिलेगा, कोई रहेगा नहीं इससे। ठीक है, उसके बाद है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, population is divided into groups strata based on some characteristic and samples are taken from each group। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू बॉयज गर्ल्स मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, मतलब जिसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि जैसे बॉयज़ का अलग से बना दिया गया, गर्ल्स का अलग से, मॉर्निंग शिफ्ट अलग लग रही है, इवनिंग शिफ्ट अलग लग रही है, तो अब हम सबको चांस भी मिलेगा और सब अपना जो है वो काम भी कर पाएंगे। ठीक है, ये है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे देन सैम्पल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट सिमिलर हेट्रोजीनियस। ठीक है, मतलब इसमें फिर ये भी होता है कि सबको अब मौका मिलता है, ये नहीं होता है कि एक ही जैसे बॉयज़ हो तो वो अपना काम करते रहें, ठीक है, और गर्ल्स को चांस ना मिले, गर्ल्स हो तो वो काम करती रहें और बॉयज़ को चांस ना मिले। ठीक है, तो इसी तरह मॉर्निंग शिफ्ट वो सारे वही सारा दिन काम करते रहे और इवनिंग वालों को टाइम ना मिले। ठीक है, तो वो सारा इस सब प्रॉब्लम से भी ये सोल्यूशन हो जाता है कि सब होते हैं और सबको मौका मिलता है काम करने का और सारे मिलकर अपना काम कर लेते हैं। इसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिलेक्ट एवरी केथ इंडिविजुअल फ्रॉम आ लिस्ट। ठीक है, जैसे लिस्ट ऑफ 100,000 एम्प्लॉयज़, चूज एवरी 10th पर्सन। ठीक है, 10 20 30 40, ईजी टू अप्लाई इन रियल लाइफ। ठीक है, मतलब 1000 है ना तो उनमें से 10th आप निकाल देते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि 10th वाला फिर 20th वाला फिर 13th वाला, इस तरह आप निकालेंगे तो वो इजीली आप चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, cluster sampling, population is divided into cluster and whole clusters are selected। ठीक है, जैसे हमारे पास है सपोज अ सिटी हैज 50 schools, you randomly pick 5 schools clusters and survey all students in those schools, very helpful when population is separate out। ठीक है, मतलब आपके पास 50 स्कूल है ना, ठीक है, तो उसमें से आप कोई 5 स्कूल निकाल लें, पहले उसका सर्वे कर लें, ठीक है, और बाद में बाकी का देख लें। ठीक है, तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज डन इन मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेज है हमारे पास सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, फिर सेकंड है सिलेक्ट टाउन्स, फिर थर्ड आ जाता है सिलेक्ट हाउस, फोर्थ आ जाता है सिलेक्ट पीपल इनसाइड हाउसेस। ठीक है, मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको एक स्टेज के साथ करना वो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यूज्ड इन लार्ज नेशनल सर्वे, जब हमने ज़्यादा मतलब वो कह रहे हैं कि जब बड़ा नेशनल सर्वे करना होता है ना तो तब इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, मल्टीपल स्टेज को। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेंसियस वॉइस सैम्पलिंग। ठीक है, अब डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन से जो है वो डाटा निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पाकिस्तान सेंसस एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, सैम्पलिंग किया डाटा कलेक्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एग्जांपल सर्वे ऑफ 500 हाउस होल्ड्स। ठीक है, सैम्पलिंग है हमारे पास इज फास्टर एंड चीपर। ठीक है,
मतलब इसमें हमारे पास सैम्पलिंग में एक कोई पार्ट निकाला जाता है, ठीक है, और इस सेंस में इंटायर पॉपुलेशन का किया जाता है, ठीक है। एरर इन डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग एरर है डिफरेंस बिटवीन सैम्पल रिजल्ट एंड ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज, ठीक है। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है उन सैम्पल्स में, रिजल्ट्स में, जो हमारे पास ट्रू पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई चेंजिंग आ जाती है, कोई डिफरेंस आ जाता है, तो वो है हमारे पास एरर, ठीक है। ट्रू एवरेज हाइट इज इक्वल 165 सेंटीमीटर, सैम्पल एवरेज इज इक्वल 164 सेंटीमीटर, तो एरर 1 सेंटीमीटर का जो है वो एरर आ गया, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर, these error do not depend on sample size, ठीक है, जैसे रॉन्ग मेजरमेंट, इनकोरेक्ट रिस्पॉन्स, बैड क्वेश्चनरी, इंटरव्यूज बेस्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो एरर पर डिपेंडेंट नहीं करते। एग्जाम्पल हमारे पास आस्किंग अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर, ठीक है, मतलब किसी ने कंफ्यूजन क्वेश्चन किया आपसे और आपने उसका आंसर गलत दे दिया, तो वो क्या, वो एरर नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो सवाल चना और जवाब जवाब गंद सवाल गंदम और जवाब चना, वो वाली बात हो गई, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाटा, थर्ड लेक्चर आ गया हमारे पास, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा है हमारे पास डाटा कलेक्ट फर्स्ट टाइम डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, ठीक है, वो डाटा जो डायरेक्टली रिसर्चर से वो फर्स्ट टाइम वो निकाल लेता है, ठीक है, वो होता है डाटा प्राइमरी डाटा, ठीक है। अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स देयर मार्क्स, ठीक है, डायरेक्टली हो गई है। सर्वे फ्रॉम फील्ड बाय पीपल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डन इन अ लैब, ठीक है। सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्ट बाय समवन एल्स एंड यू यूज इट, मतलब किसी और ने डाटा कलेक्ट किया और आपने उसे यूज कर लिया, ठीक है, जैसे इंटरनेट आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, ठीक है, मतलब किसी और ने किया था, वो डाटा कलेक्ट किया था और आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। रॉ डाटा, अनअरेंज्ड अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा, ठीक है, जैसे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिटन एज, जैसे कि ये लिखी हुई है, ठीक है, विदाउट एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर के बिना ही लिखी हुई है, ठीक है, ये है हमारे पास रॉ डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, organizing data into classes or groups and writing how many times each value occurs, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल्स है फ्रीक्वेंसी टेबल की। हाँ ये रहा, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अ टेबल शोइंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जैसे एग्जांपल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली 0.5 फैमिलीज 1.6, सॉरी पॉइंट नहीं, ये बीच में डॉटेड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसमें एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 4, क्लास इंटरवल, अ रेंज इन विच कंटिन्यूस डाटा इज ग्रुप्ड, ठीक है, कंटिन्यूस डाटा होता है और उसको ग्रुप कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे हाइट्स ग्रुप्ड एज 150 to 155, 156 to 160, ओके तो 150 to 155, 156 to 60, 160, 161 to 165, ठीक है, तो इन्हें ग्रुप कर दिया। क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट स्मॉलेस्ट वैल्यू इन क्लास, अपर क्लास लिमिट लार्जेस्ट वैल्यू इन क्लास, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्लास 150 to 154, तो लो लिमिट हमारे पास 150 होगी और अपर लिमिट जो हमारे पास 154 है। क्लास बाउंड्रीज यूज टू रिमूव गैप्स बिटवीन क्लासेस, ठीक है, जैसे 150 to 154, ठीक है, तो ये बाउंड्रीज हमारे पास क्या आ जाएंगी यहाँ पे 149.5 to 154.5, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, तो जो उनका जो गैप्स होता है उनको रिमूव करने के लिए हमने 150 था और 154 था, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 149.5 to 154.5, ठीक है। क्लास विड्थ, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, ठीक है, जैसे ये हमारे पास, तो जैसे हमने पीछे देखा तो 154.5 ये विड्थ है हमारे पास, ठीक है, तो इससे जो 5 वाला हमारे पास होगा ये इसकी विड्थ होगी इनके दरमियान की, ठीक है, 5, ठीक है। इसके बाद है मिड पॉइंट क्लास मार्क, ठीक है, मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर
2, ठीक है। मतलब इनको डिवाइड कर देना, इन दोनों को डिवाइड कर देना है 2 पर, ठीक है। जैसे क्लास इज इक्वल 150 टू 154, ठीक है। तो 150 प्लस 154 ओवर 2 तो इज इक्वल 152 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 हमारे पास हिस्टोग्राम। अ बार ग्राफ यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डाटा वेयर बार टच ईच अदर, ठीक है। जैसे हाइट कैटेगरीज है हमारे पास 150 टू 155, 156 टू 160 etc. बार्स टचिंग शोज कंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, a line graph made by joining midpoints of histogram bars. Take the midpoint of each class and join with straight lines, ठीक है। मिड पॉइंट जो उनको उठा के उनको एक स्ट्रेट लाइन के जरिए जोड़ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व, a smooth curve passing through or near midpoints of classes, a smooth bell shape curve for high distribution, ठीक है। स्मूथ बेल शेप जैसे होती है, ठीक है, कर्व की तरह, तो कर्व के लिहाज से बता रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको देखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 253 तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा 2710। लेस देन और गिव है हमारे पास ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन वैल्यूज, तो यह लेस देन 10 ये CF हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 5 हो जाएगा। 20 12 हो गया, ठीक है। प्लॉट दीज एंड मार्क कर्व, ठीक है। ग्रेटर देन और गिव हमारे पास है उसके वो उसमें हमारे पास ग्राफ ऑफ ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन है और ऊपर वाले में हमारे पास लेस देन है। लेस देन और गिव में लेस देन और ग्रेटर देन और गिव में ग्रेटर देन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ये हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ, ठीक है। हमारे पास 1 to 5 तक था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।